नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। जम्मू कश्मीर में जो हालात इस समय हैं, वो कितने सीरियस नोट पर आ गए हैं, मोड़ पर आ गए हैं, आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे सेना प्रमुख खुद अग्रिम मोर्चे पर खड़े हैं, अपने जवानों की हौसला अफ़ज़ाई करने के लिए। और पिछले 9 दिन से लगातार पुंछ सेक्टर में मुठभेड़ जारी है। हमारे कई जाबाज शहीद हुए हैं, उन्होंने अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया है मातृभूमि के लिए। लेकिन ये एक ऐसी परीक्षा है जिससे देश भी गुजरता है कई बार, और हमारी सेना तो हमेशा आगे बढ़ कर के, सीना तान करके इस तरह की चुनौतियों का और इस तरह के मुकाबलों का सामना करने के लिए पूरे विश्व में जानी जाती है। ये जो हालात पैदा किए गए हैं, बहुत बड़ी साजिश है भारत के खिलाफ, जम्मू कश्मीर के खिलाफ, गैर मुस्लिमों के खिलाफ भी, और जिनको कश्मीर से बाहर का बताया जा रहा है, एक भ्रम फैलाने के लिए। क्योंकि 90 के दशक में तो कश्मीरी पंडित बाहरी नहीं थे, पर उनको भी निशाना बनाया गया था साजिशन। और अब जब उन्हीं कश्मीरी पंडितों को वापस घाटी में ले जाकर के बसाने की योजना बना रही है सरकार, तब ये सारे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं ताकि ये इरादा भारत सरकार त्याग दे और जो आने वाले कश्मीरी पंडित हैं वो डर जाएं। लेकिन इस बार ऐसा लगता है कि मोदी सरकार ने उनकी नीयत को भी पहचान लिया है, इस साजिश को भी, और इसके पीछे जो मकसद है उसको भी। और जब शिनाख्त हो जाती है किसी बीमारी की, उसके बाद उसका उपचार करना बड़ा आसान हो जाता है। तो जो पाकिस्तान, जो पीओजेके में और दूसरी जगहों पर बैठे हुए आईएसआई के पिट्ठू हैं, वो बड़ी भारी गलतफहमी में होंगे। लेकिन अगर हमारी सेना ठान लेती है तो बड़े से बड़ी जो बीमारी होती है उसका उपचार कर लेती है, और ऐसा एक दो बार नहीं, कई बार किया है। पाकिस्तान भूलने का आदी होगा, उसे 2017 भी याद रहना चाहिए, और उसके बाद जब एयर स्ट्राइक हुई वो भी उसे याद रखना चाहिए। मेरे साथ आपके जाने पहचाने और जाने माने रक्षा विशेषज्ञ, टेरिटोरियल आर्मी के पूर्व चीफ, और चाहे वार सिचुएशंस हो, चाहे काउंटर टेररिज्म हो, उनमें बहुत अहम भूमिका निभा चुके हैं भारत की तरफ से। कई ऐसे मोर्चों पर तैनात रहे हैं जहां कामयाबियां उनके नाम के आगे लिखी हुई हैं। पूर्वी लद्दाख हो, घाटी हो, पूर्वोत्तर हो, वहाँ अपनी सेवाएं दी हैं, विषम से विषम परिस्थितियों में दी हैं। युद्ध सेवा मेडल से अलंकृत हैं मेजर जनरल अश्वनी श्रीवास सर। श्रीवास सर, आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार चौधरी साहब। श्रीवास सर, नरवणे साहब का, सेना प्रमुख का अग्रिम मोर्चे पर पहुंच जाना, वहां पहुंच जाना जहां एनकाउंटर चल रहा है पिछले 9 दिन से, और हमारे कई जवान शहीद हुए हैं मातृभूमि के लिए, उन्होंने सर्वस्व न्योछावर किया है। ये अपने आप में हमारे सैनिकों के लिए, हमारे अर्ध सैनिक बलों के लिए, हमारी जम्मू कश्मीर की पुलिस के लिए कितनी बड़ी हौसला अफजाई है जब हमारा सेना प्रमुख खुद पहुंच जाता है। हाँ बिल्कुल चौधरी साहब, बहुत बड़ी। देखो, इसमें कोई शक और सवाल नहीं। जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ खुद बैटल जोन में पहुंच जाओ और जहां पर ऑपरेशन चल रहा है और वहां पर चले जाओ, ये तो एक काबिल तारीफ है। और इससे
दो तीन मैसेज जाते हैं। एक तो पाकिस्तान को बड़ा सख्त मैसेज जाता है कि वी मीन बिजनेस और हम इसका बदला लेंगे। दूसरा, जो आप अपना देखते हो कि किस प्रकार से रणनीति बनाई है वहां पर, अगर उस रणनीति में कोई बदलाव करने की जरूरत है तो वो भी आप सजेस्ट कर सकते हो, क्योंकि आपकी ज्यादा ऑपरेशन एक्सपीरियंस है। और तीसरा, जो मोराल बड़ा हाई होता है उन जवानों का, वो जेसीओ और ऑफिसर्स का, जो कि 10 दिन से ये लड़ाई लड़ रहे हैं। देखो, सच्चाई यह है कि हर कोई सोचता होगा, व्यूअर्स की बात होगी दिमाग में, कि इतनी भारी कैजुअलिटी भारत की फौज ने कैसे ले ली कि 2 जेसीओ और 7 आतंक है। मैं उनको समझाना चाहूंगा, देखो वहां पर पहाड़ी इलाका है, बहुत बड़े जंगल है और इंक्लीमेंट वेदर है, बारिश का मौसम है, और वहां पर एक प्रकार फॉग जैसी स्थिति रहती है, और दिन में भी रात जैसा माहौल होता है पेड़ों के नीचे। और ऐसे में आपको 1 मीटर से ज्यादा नहीं दिखता, और कहीं ऐसा लगता है कि ये ट्रैक वो तो नहीं जो अफगानिस्तान से आए हूं। और इन्होंने क्या करते हैं, ये जो रजौरी और पुंछ के जंगल हैं उनके अंदर उन्होंने कैशे बना रखा है, केव्स हैं, वहां पर अपना सामान वगैरह रख के, क्योंकि वो 40-50 किलोमीटर के दायरे के अंदर जो जंगल है, वहां पर इन्होंने अपनी केव्स के अंदर कैशे बना के, और इनका लॉजिस्टिक सप्लाई सिस्टम काम कर रहा है, जिसके अंदर ओवरग्राउंड वर्कर वगैरह आके इनको देते थे। तो ये करीब करीब 1-2 महीने से अपना जमावड़ा बढ़ा रहे थे। वो इसलिए क्योंकि उनको मालूम है कि वो जब वक्त आएगा तो फिर वो कश्मीर घाटी की तरफ चले जाएंगे, पीर पंजाल को क्रॉस करके। तो उनका मुद्दा ये था, और इसी में जब कोऑर्डिनेट सर्च होने लगा तो हमारे को रिवर्सेज हुए, क्योंकि जंगल का इलाका था, बहुत ज्यादा मुश्किलात थी, और उसके अंदर जो डिफेंडर है जो पहले ही बैठा हुआ है उसको फायदा होता है बेनिस्बत जो कि जाके सर्च कर रहा होता है। तो अब हमने अपनी स्ट्रेटेजी बदली है, चारों तरफ से इनको घेर लिया है, और मुझे लगता है ये 10 से 12 आतंकवादी होंगे वहां पर, और अगले 48 से 72 घंटे में इनका काम तमाम होगा। और ये एक बड़ी अच्छी बात जो आप बता रहे चौधरी साहब, ये एक बड़ी जो एक प्रकार फक्र की बात है कि आपके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऐसी जगह पहुंचे जहां पर ऑपरेशन हो रहा है। और पाकिस्तान को एक बहुत साफ सुथरा मैसेज है कि अगर आप ये आतंकवादी ऐसे भेजते रहेंगे तो टाइम दूर नहीं है कि हम अपनी प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी करेंगे। अगर आप अपना माइंड वापस ले जाएं चौधरी साहब, जिस प्रकार से हम पहले दूसरे प्रोग्राम में बताते रह रहे हैं कि ये 6 से 8 हजार आतंकवादी जो हैं, जो लड़ रहे थे लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद के तालिबान के साथ कंधे से कंधा मिला के, अब वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में आ गए हैं, और उनको हीरोज वेलकम मिला था, और उनको अब ये एक प्रकार इन्फिल्ट्रेट कराने की कोशिश करेंगे। अगर वो भारत की तरफ नहीं भेजते तो वो पाकिस्तान में प्रॉब्लम डालेंगे। इसलिए उन्होंने मन बनाया है कि किस तरीके से पुश किया जाए, क्योंकि जो आतंकवादी कश्मीर घाटी में हैं वो 125 रह गए, उनका मोराल बहुत डाउन है, उनके पास हथियार की कमी है, वेपन और अम्यूनिशन की कमी है, और उनके पास फंड भी नहीं है, क्योंकि जो पैसा आता था हवाला मनी से हुर्रियत के थ्रू उनको मिलता था, वो भी एनआईए ने चोक कर दिया। तो ऐसे में इनको फ्रेश इन्फिल्ट्रेशन करा के फ्रेश टेररिस्ट को भेजने की कोशिश करने की ये कोशिश थी। मगर मुझे लगता है अगले 48 से 72 घंटे में चौधरी साहब इनका काम तमाम किया जाएगा। और जनरल साहब, जिस तरीके से हमारे इंटेलिजेंस ब्यूरो के टॉप जो हमारे अधिकारी हैं वो पहुंच गए हैं, इसके अलावा एनआईए के अधिकारी पहुंच गए हैं, हमारे सेना प्रमुख वहां पर हैं, और एक खबर ये आ रही है कि आतंकवादियों के समूल नाश के लिए एक व्यू रचना को अंजाम दिया जा रहा है, अंतिम रूप दिया जा रहा है। अब चुन चुन करके आतंकवादियों का सफाया किया जाएगा। मुझे लगता है कि एक बार फिर हमारा जो टॉप लेवल है, यानी हमारा जो सत्ता प्रतिष्ठान है, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह, उनकी तरफ से खुला हाथ दे दिया गया है सेना को और सारी एजेंसियों को कि जो जो भी हिंदुओं को, सिखों को, यानी गैर कश्मीरियों को निशाना बना रहे हैं, उनको बख्शा ना जाए, उनको उनका पीछा किया जाए, उनको ढूंढा जाए और उनको न्यूट्रलाइज कर दिया जाए। बिल्कुल चौधरी साहब, ये आर पार की लड़ाई है, इस पर कोई शक और सवाल नहीं होना चाहिए।
और भारत की फौज ने, भारत की गवर्नमेंट ने मन बना लिया है कि इनको जड़ से उखाड़ देंगे। देखो सच्चाई यह है कि ये लास्ट 2 सालों में जिस प्रकार से कार्रवाई हुई है कश्मीर घाटी में, वो बताना जरूरी है क्योंकि उसके साथ लिंक है, क्योंकि वहां पर एक डेवलपमेंट का माहौल आया है। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल, पंचायत इलेक्शन, टूरिज्म बहुत बड़ा है, इंडस्ट्री आ गई है कि जो इंडस्ट्री पॉलिसी डिक्लेयर की है जम्मू और कश्मीर के लिए, वो तो मुझे लगता है भारत में सबसे अच्छी स्टेट की कोई पॉलिसी है तो वो है। उसमें अभी इंडस्ट्रियां लगेंगी, होटल बनेंगे वहां पर सड़कें बननी है, ब्रिजेस बननी है, और ऐसे में पूरा माहौल चेंज होगा। और उसके बाद आतंकवादी 150 करीब रह गए, उनका मोरल डाउन था। और अभी जो गवर्नमेंट ने प्लान बना रखी थी कि डीलिमिटेशन प्रोसेस चल रहा था, कश्मीरी पंडितों को दोबारा वहां से लेके आया जाएगा, डेवलपमेंट की तरफ कोशिश हो रही थी। और जो कश्मीरी पंडित वहां से चले गए थे, उनके घर वगैरह ले लिए गए थे, वो भी वापस मिलेंगे। और उसके बाद ये भी था कि अगर कोई इंडस्ट्री सेट करती है तो उसको भी जो कंसेशन मिलना चाहिए मिलेगा। तो ऐसे में मुझे लगता पाकिस्तान के ये जो आईएसआई और पाकिस्तान के डीप स्टेट ये बुखला गई थी कि जम्मू और कश्मीर तो एक बहुत ही डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है और कश्मीरी पंडित भी वहां पर आएंगे, डेमोग्राफिक पैटर्न चेंज होगा। ये जो झूठा अफवाहें फैलाई जा रही थी उसको मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि इनके अंदर ये काबिलियत नहीं थी कि ये सिक्योरिटी फोर्सेस को फेस कर पाए, तो ये इन्होंने एक हाइब्रिड वारफेयर जो कार्रवाई की, ओजीडब्ल्यू और स्लीपर सेल को एक हथियार देके और अनसस्पेक्टिंग जो कश्मीरी पंडित और कश्मीरी सिख हैं उनको टारगेट करना, या जो कि एक प्रकार नॉन लोकल माइग्रेंट थे जो कि एक प्रकार से इकोसिस्टम का हिस्सा थे, वो लोग 3 से 4 लाख जो कि वहां पर डेवलपमेंट का में काम कर रहे थे, ब्रिजेस बना रहे थे, सड़कें बना रहे थे, हॉस्पिटल बना रहे थे, कॉलेज बना रहे थे, उनके एग्रीकल्चर एप्पल ऑर्चर्ड और सैफरन में काम कर रहे थे, उनको भी उन्होंने देखा कि टारगेट करो क्योंकि नहीं तो जम्मू कश्मीर डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है। तो यह कार्रवाई पाकिस्तान के कहने पे करी है आईएसआई ने, ये जो और ये आतंकवादियों ने जो ओजीडब्ल्यू को बता के ये द रजिस्टर फोरम जो है ये कुछ नहीं है, लश्करे तोबा का ही फ्रंट है। तो ये अब जो कार्रवाई की है, ये कार्रवाई को बंद किया जाएगा। पूरे मन बना लिया है, जिस प्रकार से आईबी के चीफ भी गए हैं, बाकी भी इंटेलिजेंस को कोऑर्डिनेट किया जाएगा, रिफाइन किया जाएगा, इनके चुन चुन के इनको मारा जाएगा। अब मल्टी प्रोंग स्ट्रेटेजी इसलिए है, पहले तो ये ध्यान देना है कि ये जो वर्कर्स हैं ये सारे ना जाएं। मैं समझता हूं कि कुछ चले भी गए हैं, मगर एक सिक्योरिटी का माहौल पैदा करना है, इनको कैंपों में शिफ्ट कराया जा रहा है, ऐसे ही कश्मीरी पंडित और कश्मीरी सिखों को भी। और उसके बाद ऑल आउट ऑपरेशन में बहुत बढ़ोतरी, आईबी और जो एनआईए है और दूसरी इंटेलिजेंसी, उनका इंटेलिजेंस को आपस में रिफाइन करना, मेल मिलाप करना, और इंट बेस्ड टारगेट होंगे, कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन दोबारा स्टार्ट हो जाएंगे। तो मतलब कि गवर्नमेंट ने और सिक्योरिटी फोर्सेस ने मन बना लिया इनको जड़ से निकाल देंगे, इसमें कोई शक और सवाल नहीं। ये तो है हिंडरलैंड के अंदर। अब आगे पाकिस्तान के साथ कैसे किया जाएगा, क्योंकि ये अभी इस बार ये गर्म नवंबर दिसंबर तक जब तक इन्फिल्ट्रेशन होती थी वो तो करेंगे ही, मगर मुझे लगता है ये सर्दियां भी बहुत गर्म होने वाली। तो जो पाकिस्तान है वो बहुत कोशिश करेगा, उसको एक लेसन सिखाने के लिए मुझे लगता है समय आ गया है। और ये भारत की जो गवर्नमेंट है इसके ऊपर आप ये नहीं कह सकते कि अब ये नहीं हो सकता, ये होगा, क्योंकि सरकार ने और आर्मी ने एक मन बना लिया है। जो इनके लॉन्च पैड हैं, इनके ट्रेनिंग एरिया हैं, स्टेजिंग एरिया, उनके बारे में पुख्ता इंफॉर्मेशन है। वहां पर 250-300 के करीब आतंकवादी हर एक में बैठे हुए हैं। तो आज हमारे पास काबिलियत है। बालाकोट में जब गए थे तो हमारे पास उस समय ये क्षमता नहीं थी, मिराज 2000 को क्रॉस करके 90 किलोमीटर खैबर पख्तून में जाना पड़ा। अब हमारे पास रफेल है, जिसके पास स्कैल्प मिसाइल हैं, हम यहीं से फायर कर सकते हैं, जिसकी रेंज 400 से 600 किलोमीटर है भारत की एयर स्पेस में रहते हुए। तो ये भी कार्रवाई होने वाली है। इसका मतलब यह है मल्टी प्रोंग स्ट्रेटेजी से भारत की गवर्नमेंट जाएगी। भारत की गवर्नमेंट कह रही है कि हमने तो ये पगार जीत लिया था। ये दीवा जब बुझने वाला होता है तो फड़फड़ाता है, वो हालात है इन टेररिस्टों की, और यही हालात है पाकिस्तान की, क्योंकि खुद तो वो बिल्कुल एक प्रकार से टूटने के कगार में है, फाइनेंशियली बुरी हालत है उसकी,
और ऊपर से उसको फाइनेंशियल टास्क फोर्स ग्रे से ब्लैक लिस्ट में करने वाला है। तो ऐसे में ये जो कार्रवाई कर रहा है उसका अब ईंट का बदला पत्थर से दिया जाएगा, उनके आतंकवादियों को वहीं खत्म। तो मुझे लगता है कि अब मन बना लिया है भारत की सरकार ने और इस पे जो सिक्योरिटी फोर्सेस को खुली छूट दी है, अब आर पार की लड़ाई होगी, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। चौधरी साहब, और जो सूचना मिल रही है शिवाज सर, जो आम नागरिक हैं उनकी तो 12 लोगों की हत्या हुई है पिछले 18 दिनों में, लेकिन सेना ने, हमारे सुरक्षा बलों ने 13 मुठभेड़ों में 14 आतंकवादियों का भी सफाया किया है। और नागरिकों की जो हत्या की गई है उस पर तो पाकिस्तान चुप्पी साधे हुए है, लेकिन ये जो आतंकवादियों को मार गिराया है इस पर जो उनके विदेश मंत्री हैं शाह महमूद कुरैशी ने, उन्होंने कहा है कि साहब ये राज्य प्रायोजित आतंकवाद है। और जो लोग हैं कश्मीरी बता रहे हैं कि ये कश्मीरी हैं और कश्मीरियों की सरकार हत्या कर रही है, आरएसएस और बीजेपी की सरकार इनकी हत्या कर रही है। तो पाकिस्तान कितनी बार एक्सपोज होगा आतंकवादियों को इस तरीके से प्रश्रय देकर के और उनको कश्मीरी बता करके। देखो सच्चाई यह है कि पाकिस्तान जो है एक टेररिस्ट स्टेट है। पाकिस्तान का कोई वजूद नहीं। पाकिस्तान एक उसको कोई भी वर्ल्ड में तब कोई वजूद नहीं देता, और भारत को भी अभी वही करना चाहिए, क्योंकि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने इसको ग्रे में लिस्ट कर रखा है, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फंडिंग। और मुझे लगता है आने वाले समय में सबसे बड़ी प्रॉब्लम इनको अफगानिस्तान से आने वाली है। जिस प्रकार से ये खुश हो गए हैं कि बड़ा तीर मार दिया इन्होंने कि तालिबान आ गया, हकानी नेटवर्क को अफगानिस्तान में ले आए हैं। जब ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान बोल्ड होगा और वहां पर आतंकवादी घटनाएं बढ़ेंगी पाकिस्तान में, और वो डूरन लाइन को मानते नहीं है पश्तून और अफगानिस्तान, इसी प्रकार खैबर पख्तूनख्वा के अंदर वहां पर मिलिटेंसी की प्रॉब्लम स्टार्ट होगी। और उसके बाद जो तारीख तालिबान पाकिस्तान शरिया लॉ लाने की बात करता है, 15 से 20 के लाख के करीब आतंकवादी आएंगे रिफ्यूजी वहां पर। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो कि एक फ्रीडम स्ट्रगल जन्म कर रही, वो करी। तो इसका मतलब देखो पाकिस्तान की अपनी अंदरूनी हालात कैसे हैं, और वो थानेदार बनते हैं दूसरों का, वो पास करते हैं कि भाई कश्मीर में क्या हो रहा है। आपने कभी सुना है बलूचिस्तान में क्या हो रहा है? वहां पर ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहे हैं, वहां पर लोगों को इन्होंने जेलों में डाला हुआ है, बच्चों को 15 से 17 साल के बच्चों को कम से कम 10 से 12,000। क्या हो रहा है सिंध के अंदर, क्या हो रहा है आपके बलूचिस्तान के साथ साथ गिलगित बाल्टिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में? अहमदियाज और शियाज को ये मोमदन नहीं मांगते हैं, मुसलमान नहीं मानते। तो मतलब यह है पाकिस्तान किसको शिक्षा दे रहा है? पाकिस्तान घर के अंदर झांक के देखे क्या हालात है उसके। आज की तारीख में फाइनेंशियली टूटेगा। मुझे लगता है आने वाले समय में इस पाकिस्तान के 4 हिस्से होने वाले हैं, और वो इसके लिए क्योंकि एक तो वो ये चारों अलग अलग हैं, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, सिंध, और ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड एंड गिलगित बाल्टिस्तान भारत के अंदर मिल जाएंगे। ये होगा इसका चारों का हिस्सा। और सच्चाई ये है कि शाह मोहम्मद कुरैशी को अपने घर में झांक के देखना चाहिए। बुरी हालात है पाकिस्तान की, वो किसी को एडवाइस देने नहीं। भारत एक ऐसा देश है जहां पर वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है। आर्टिकल 370 और 35 से हटाने के बाद जम्मू एंड कश्मीर में बहुत डेवलपमेंट आई। कश्मीरी पंडित भी जो वहां से होके आए हैं वो बहुत ज्यादा सराहना करें कि सब हमने ऐसा नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी इतनी डेवलपमेंट होगी। तो मेरा मतलब यह है चौधरी साहब, इसकी हमें फिक्र नहीं करनी चाहिए, उनको उनको असली जगह दिखानी चाहिए और उनको हमें एक्सपोज करना चाहिए। उसको हमें इसको डिक्लेयर करवाओ आप टेररिस्ट स्टेट, ये काबिलियत होनी चाहिए भारत के अंदर, और उनको फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को ग्रे से ब्लैक लिस्ट में कराओ। और मैं तो कहता हूँ आईसीसी के ऊपर इतना प्रेशर डालो, पाकिस्तान की जो टीम है उसको भी बैन कराओ। तो मल्टी प्रोंग स्ट्रेटेजी से चलो पाकिस्तान में। वो समय चला गया कि जब उसको वो बात समझता है, वो इंसानियत की बातें नहीं समझता। उसको तो लगता है आपको अगर फोर्स दिखाओगे तभी काम चलेगा। चौधरी साहब, शिवाज सर, क्या इन लोगों को ये गलत फहमी है, यानी पाकिस्तान के जो पाकिस्तान का जो इस्टेब्लिशमेंट जिसको कहते हैं या पाकिस्तान की हुकूमत जिसको कहते हैं,
या आतंकवादी जो जमातें वहां बैठी हुई हैं कि ये श्रीनगर को काबुल बना देंगे? क्या ये गलतफहमी पैदा हो गई है इनको? और क्या इनको पता नहीं है कि अफगानिस्तान में जो सेना थी उसने तो हथियार ही डाल दिए थे, घुटने टेक दिए थे, और अमेरिका वहां से निकल भागा था। पर ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान इनको कई बार धूल चटा चुका है, इनको सबक सिखा चुका है। और अभी क्यों भूल जाते हैं किस तरीके से सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, किस तरीके से एयर स्ट्राइक हुआ था। और आपने सही कहा है, अब तो हमारे पास ऐसे विमान आ गए हैं कि हमें पाकिस्तान की सीमा के भीतर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो क्या ये गलतफहमी पाले बैठे हैं कि हम श्रीनगर को भी काबुल बना देंगे? देखो, ये तो इतनी बड़ी गलतफहमी है कि ये सपने भी नहीं लेना बंद कर दें। देखो, सच्चाई ये है कि जो तालिबान जिस तरीके से अफगानिस्तान में आया, ये एक प्रकार आतंकवादियों को हर जगह ही थोड़ा सा मोमेंटम मिला है। वो ये नहीं कि लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद जैसे टेररिस्ट, वो तहरीके तालिबान पाकिस्तान को भी मिला है, जो कि और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को भी मिला है, जो पाकिस्तान समझ नहीं रहा है। पर सच्चाई ये है कि भारत की जो फौज है वो नंबर 4 है वर्ल्ड के अंदर। और दूसरी बात यह है, पाकिस्तान को समझना चाहिए कि कितनी बार मार खाओगे। 1971 में 2 हिस्से किए थे, इस बार हुआ तो 4 हिस्से हो जाएंगे। और दूसरी बात यह है, भारत की फौज एक बड़ी प्रोफेशनल आर्मी है, और आपका जो आतंकवादी हैं उनको मौत के घाट ही उतारेंगे। आप जितने भेजोगे उनको ऊपर भेजते रहेंगे। तो ये गलत फहमी मुझे लगता है ये बड़ी जल्दी दूर हो जाएगी। और तभी वो कुछ ऐसी बातचीत करने की कोशिश करने हैं। उनको असलियत मालूम है, उनको मालूम है कि भारत की फौज के सामने पाकिस्तान की फौज अब कहीं नहीं है। मैं ये नहीं कहता पहले कहाँ थी, क्योंकि उस समय इन्होंने 70% जो इतने फौज रखी हुई है, जबकि उसकी पॉपुलेशन हमारे से 1/6 है, उसकी इकोनॉमी 1/10 है। उनके पास खाने को पैसे नहीं है, पर फौज रखी है 70%। मगर आज उनकी हालात खराब है, उनके पास हथियार नहीं है, उनके पास अम्यूनिशन नहीं है, और भारत के साथ वो मुकाबला बिल्कुल नहीं कर सकते। अगर गलती से लड़ाई होगी और ये सोचते हैं कि चीन जो है इनका पिट्ठू देश इनको हेल्प करेगा, मुझे पूरा विश्वास है कि चीन ऐसा गलती नहीं करेगा। तो उनको सपनों में नहीं सोचेंगे कि क्या हुआ, और इतनी उनके अंदर हिम्मत नहीं है कुछ करेंगे। भारत के अंदर क्षमता और शक्ति है, पर भारत एक ऐसा देश है किसी दूसरे की ना जमीन लेता और ना वो अननेसरी किसी के अटैक करता। मगर ईंट का जवाब पत्थर से देने वाली गवर्नमेंट है और ये फौज है। अगर अब नहीं माने पाकिस्तान, इन्होंने कुछ ऐसी हरकत की, तो अभी इसका जवाब दिया जाएगा। और मुझे लगता है, देखना आप चौधरी साहब, मेरे से लिखा लो, अगले 3-4 दिन या 10 दिन के अंदर बहुत बड़ी कार्रवाई होने वाली है। और वो इसको सपनों में नहीं सोचा होगा पाकिस्तान को ये होगा, क्योंकि हम ये नहीं ले सकते जो हो रहा है। क्योंकि आप क्यों नहीं ले सकते, आपने बहुत बड़ी जीत, जो बड़ी बैटलें तो जीत ली, एक छोटी सी बैटल रह गई, इसको हम कैसे छोड़ सकते हैं। तो ये जो खामियां आई हैं अभी, इसको दूर किया जाएगा, और मुझे लगता है पाकिस्तान की ये गलतफहमी बहुत जल्दी दूर हो जाएगी चौधरी साहब। और ऐसा नहीं लगता है जनरल साहब कि जब जब पाकिस्तान में अंदरूनी हालात जरा पेचीदा होते हैं तो वहाँ के लोगों का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए वो कश्मीर को सुलगाने की कोशिश करते हैं? इस समय जब से वहाँ के आईएसआई चीफ फैज काबुल गए और उसके बाद जिस तरीके से सेना प्रमुख ने उनको हटा दिया आईएसआई चीफ के पद से और अपने एक व्यक्ति को लगा दिया, तब से इमरान खान में और वहाँ के सेना प्रमुख में बिल्कुल 36 का आंकड़ा हो गया है, बजी हुई है। और आज की तो सूचना ये भी है कि सेना प्रमुख आईएसआई के मुख्यालय पहुंच गए, केवल ये संदेश देने के लिए इमरान खान को कि आईएसआई जो है वो मेरे अंडर में काम करती है, आपके अंडर में काम नहीं करती है, आपकी मनमर्जी नहीं चलेगी, मेरी मनमर्जी चलेगी। तो वहाँ बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जिससे ध्यान हटाने के लिए इस तरीके से कश्मीर को सुलगाने की कोशिश हो रही है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल चौधरी साहब, ये बहुत ठीक बोला आपने। जो इंटरनल हालात वहाँ के हैं, वो एक प्रकार चिंता का विषय है भारत के लिए भी, क्योंकि हम भी इंस्टेबिलिटी नहीं चाहते। आपने ठीक बोला, लेफ्टिनेंट जनरल फयाज हमीद जो कि डीजी आईएसआई थे, उसकी पोस्टिंग निकाल दी है जनरल बाजवा ने। वो जा रहे हैं कोर कमांडर पेशावर।
और उनकी जगह लेफ्टिनेंट जनरल जो नवीद अंजुम उनको लेके आए हैं ये एज अ डीजी आईएसआई। मगर ये जब ही काम हो सकता है जब इसके ऊपर साइन होंगे प्राइम मिनिस्टर के। प्राइम मिनिस्टर ने जी साइन करने से मना कर दिया। इसका मतलब पोस्टिंग और जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं हुई। अभी भी डीजी आईएसआई लेफ्टिनेंट जनरल फयाज हमीद ही हैं और ऐसे में अब इनके बीच में बहुत बड़ी रिफ्ट चल पड़ी है। मगर सच्चाई ये भी है कि पाकिस्तान में असली पावर इस्लामाबाद में नहीं है, रावलपिंडी में है। और अगर रावलपिंडी में। इनका तनाव बहुत बढ़ गया तो ऐसा भी हो सकता है कि इनमें से एक जाएगा और वो जाएगा इमरान खान, क्योंकि जनरल बाजवा तो जाएगा नहीं क्योंकि रावलपिंडी ही स्ट्रांग है इस्लामाबाद से। तो अगर इनके अंदर नो रिटर्न पॉइंट होगा और क्योंकि जनरल बाजवा स्ट्रांग भी हैं और आज की तारीख में इमरान खान के अंदर बड़ी खामियां हैं क्योंकि उसको तो वैसे भी सिलेक्टेड है, वो इलेक्टेड तो था नहीं, वो बना भी बिल्कुल था तो फौज की मेहरबानी से। तो अगर वो जरूरत से ज्यादा पंगा लेगा जनरल बाजवा से तो ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है कि कू हो जाए और जो जनरल बाजवा ऐसी कुछ हरकत कर दे, इमरान खान को साइड ट्रैक कर दें, उसकी गवर्नमेंट को बर्खास्त करा दें, इलेक्शन करा दें, कुछ भी कर सकते। वो इसको इसलिए नहीं चाहते जनरल बाजवा क्योंकि उनको पता है कि उनको एक बहुत इंटरेस्ट लग गया है कि अथॉरिटी विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि आज की तारीख में असली पावर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पास है और वो है जनरल बाजवा। मगर गवर्नमेंट को रन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इमरान खान की। अगर कुछ खराब हो रहा है तो इमरान खान के ऊपर ठोक दो। और रूल कौन कर रहा है? पाकिस्तान के चीफ। तो ऐसे में वो नहीं चाहते कि ऐसा कूक किया जाए जैसे पहले होते थे, क्योंकि एंड में उनको नुकसान होता है। मगर अगर ये बात नहीं बनती है, या तो इमरान खान एक स्टेप पीछे ले लेंगे, मान जाएंगे जो जनरल बाजवा बोल रहे हैं कि लेफ्टिनेंट जनरल नवीद जो अंजुमन है उसको DGISI ले आए और लेफ्टिनेंट जनरल फयाज हमीद को गोर कमांडर भेजें पेशावर का, तो बात बन जाएगी। अगर वो नहीं मानते तो मुझे नहीं लगता कि, मुझे लगता है कि किसी हद तक बात जा सकती है। और अगर ऐसा जाता है तो हो सकती है इसके गवर्नमेंट को भी एक प्रकार से मुश्किल हो सकती है। चौधरी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद शिवाज सर, आप जुड़े, इतना समय आपने निकाला और कई विषयों पर बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी। थैंक यू सो मच सर। नमस्कार। नमस्कार चौधरी साहब, जय हिंद। जय हिंद।